हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। देखो, जैसे हम लोग कुछ भी फिजिक्स पढ़ते हैं, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं बच्चों, उसको रिलेट तो कराता ही हूं प्रैक्टिकली दुनिया से, ताकि फिजिक्स में ना एक फील आ सके। आज भी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऐतिहासिक चीज़ से रिलेट करने वाला हूं मैं उसको। और वो ऐतिहासिक चीज़ है हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने जो सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करके विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराकर चांद के सरफेस पर और प्रज्ञान रोवर को चांद के सरफेस पर चलाकर जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया है, भारत का जो डंका है ना पूरी दुनिया में बजाया है, वो काबिले तारीफ है। ये शुरू करने से पहले लेक्चर जो है ना बच्चों, मैं और आप लोग सब लोग एक बार जो है ना इसरो के साइंटिस्ट के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है ना। सैल्यूट, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखना बच्चों है ना कि इसरो की साइंटिस्ट की जय हो। गर्व तो होता है, क्या कारनामा करके उन्होंने दिखाया बच्चों। देखो, जिस तरह से आज मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, हमारे प्रज्ञान रोवर 12 मीटर जो है ना चांद के सरफेस पर चल चुका है। अब सोचो, जैसे ही हर एक कदम वो चल रहा है ना चांद के सरफेस पर, भारत का डंका जो है ना पूरी दुनिया में बजते जा रहा है, बजते जा रहा है, बजते जा रहा है। आज देखो, आज आप वीडियो देख रहे हो बच्चों, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमारा टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड है प्रज्ञान रोवर से। आज जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे आप में से ही बच्चे जो है ना कल को जाकर इसरो के साइंटिस्ट बनोगे और एक से एक मिशन को अंजाम दोगे। तो उस टारगेट के साथ पढ़ना है कि यार सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ कोई फॉर्मूला को फॉर्मूला के नजरिए से नहीं देखना है, कोई कॉन्सेप्ट को सिंपली हाँ एक कॉन्सेप्ट है चलो एग्जाम पास हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ो। पढ़ो कुछ ऐसा यार कि रिलेट होने वाला है बहुत जबरदस्त एक मिशन से। ऐसा कुछ करना है कि भारत का जो नाम है ना पूरी दुनिया में रोशन करके दिखाना है। ऐसा देखो, जो प्रज्ञान रोवर है ना, इसके ऊपर यहाँ पर देखो सोलर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पैनल कर क्या रहा है बच्चों, कर क्या रहा है, चांद के सरफेस पर, चांद पर जो सूर्य भगवान से लाइट आ रहा है ना, 14 दिन तक वो लाइट आएगा। उसी लाइट के एनर्जी से हमारा प्रज्ञान रोवर जो इस पर जो सोलर पैनल लगा हुआ है ना, वो एनर्जी ले रहा है। और देखो क्या है, इट्स सोलर पैनल्स प्रोड्यूस 50 वाट ऑफ पावर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कि 50 वाट ऑफ पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वही एनर्जी और पावर लेकर जो है ना हमारा प्रज्ञान रोवर चांद के सरफेस पर धीरे 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 भारत का डंका बजाते जा रहा है। वो चल नहीं रहा है, वहाँ डंका बजा रहा है भारत का पूरी दुनिया में। तो चलो देखें कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। 50 वाट पावर अगर जनरेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, 14 दिन तक वो कारनामा करेगा, उसके बाद तो फिर वहाँ पर रात हो जाएगा, फिर एनर्जी नहीं मिल पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर का बहुत अहम रोल होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो फिजिक्स का जो भी छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा मिशन से वो रिलेटेड होता है। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट का हीटिंग इफेक्ट, इसका मतलब कि जब भी कोई करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पार करेगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, जैसे पंखा है, इसमें करंट आप सप्लाई दो, जैसे ही करंट उसमें फ्लो करेगा, थोड़ा देर के बाद आप टच करो, आपको फील होगा कि वो गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक उसी तरह से बल्ब में करंट फ्लो करेगा, थोड़ा देर के बाद बल्ब को टच करो तो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी ही एनर्जी डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या है, हीट। ठीक है, तो इसी फिनोमिनन को बच्चों जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बड़ा बढ़िया है। आगे चल करके अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कि कोई रजिस्टर मेरे पास है, जैसा ही इसको हम एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट किए, जिसका कि मान लो कि कुछ पोटेंशियल भी है, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, यही करंट क्या है रजिस्टर में फ्लो करेगा। जैसे इसमें फ्लो करना स्टार्ट हुआ, एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, तो इस फिनोमिनन, देखो फिनोमिनन को ही बोलते हैं द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसके अंदरूनी मैकेनिज्म हम समझेंगे कि भाई कोई रजिस्टर को जब हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कोई बात हुआ। कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे। तो इसको लिख लीजिए, चलते हैं अगला टॉपिक पर, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इसी में हम लोग सब कुछ समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट कोई रजिस्टर है हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट किया एक सेल के साथ यानी बैटरी के साथ। तो एक है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बोलते हैं बच्चों देखो क्या कि जैसा ही हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक सेल का काम क्या होता है, दो काम होता है।
ये सेल पहला काम क्या करता है कि इट मेंटेन्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, और दूसरा काम क्या होता है कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। तो ये जो सेकंड वाला काम है ना, जिसको हम लोग लेक्चर 12 में पूरा डिटेल में पढ़े, वहीं से शुरुआत होगा और सारे टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का। देखो जरा, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले, देखो कि ए सेल maintains a constant current in an electric circuit। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं कि कांस्टेंट करंट होता क्या है, मतलब करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या, हर एक सेकंड में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, कहीं भी देख लो तो, ठीक। अच्छा, कहीं भी देख लो का मतलब क्या कि लेट यहां से, मतलब सेल के पास देखें तो इधर से अगर क्यू चार्ज आ रहा है बच्चों, तो एक सेकंड में धड़ाक से इधर पार कर जाएगा कितना, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज सर्किट में किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से फ्लो करेगा, किधर अट्रैक्ट होगा नेगेटिव के तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करता है। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो बोलते हैं बच्चों, करंट का डायरेक्शन किसको एज्यूम करके हम लोग लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए पॉजिटिव चार्ज से समझा रहा हूं। और यही चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन से भी समझ सकते हैं, ठीक। तो चलो पॉजिटिव चार्ज को समझते हैं। हर एक सेकंड में क्यू चार्ज कहीं भी, तो बोले ठीक, यहां पर देखे तो क्यू चार्ज इधर से आया, क्यू चार्ज यहां पार कर गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक एक सेकंड में भैया कितना चार्ज पार करेगा, धड़ाक से क्यू पार कर गया, ठीक है। यहां पर भी देखो एक सेकंड में क्यू चार्ज, तो भाई रजिस्टर के अक्रॉस भी एक सेकंड में कितना क्यू चार्ज धड़ाक से पार कर जाएगा, ठीक। तो क्यू चार्ज इधर आया और यहां पर धड़ाक से पार कर गया, तो यहां पर भी क्या बोलेंगे, एक सेकंड में क्यू चार्ज पार कर गया है। और ऐसे ही सर्किट में कांस्टेंट वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि सेल ये काम करता है। अच्छा, यहां पर जो क्यू चार्ज पास किया ना, उसका कहानी अलग है, और यहां पर जो क्यू चार्ज पास करेगा ना एक सेकंड में, उसका कहानी अलग है। बस यही दो कहानी को रिलेट करेंगे और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार इसका मैकेनिज्म समझेंगे और एक बार इसका मैकेनिज्म। और जो एक्सप्लेनेशन यहां देख रहे हो बच्चों, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। डायरेक्ट रीड करोगे बड़ी मुश्किल होता है समझना, बहुत सारे स्टूडेंट को वहां डाउट होता है। लेक्चर देख लो फिर रीड करो, वाह मजा ही आ जाएगा ना, प्यार ही हो जाएगा फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते ये कि हम लोग को पता है कि मान लो कि कहीं पर ना एक प्लेट है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें अगर कोई मैं पॉजिटिव चार्ज अगर रख दूं, तो हमें पता है कि ये प्लस इसको मारेगा धक्का, ये माइनस पकड़ करके खींच लेगा। भाई कौन है जो खींचेगा, फोर्स लगाएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई एक्सटर्नल आदमी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, पकड़ के धक्का देके खींच देगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ है नेगेटिव साइड पर आया हुआ, यहां से अगर इधर लाना होगा तो क्या अपने से आएगा, क्या नहीं आएगा। देखो ना अपने से कैसे आएगा, ये प्लस मार के धक्का देके उसको उधर रखे हुए, ये माइनस पकड़ करके खींचे हुए। यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाना हो तो हमें काम करना पड़ेगा। यानी कोई एक्सटर्नल आदमी आएगा, उसके पास ताकत होना चाहिए, है ना। ताकत नहीं रहेगा तो लाएगा कैसे ये धक्का दे करके इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो तो फेंक देगा। तो उसके पास ताकत होना चाहिए जो लाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इधर से इधर अगर लाना हो तो वर्क मस्ट बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कोई ना कोई हो। ये मैकेनिज्म ठीक है। यहाँ देखो, ये जैसी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये है नेगेटिव प्लेट के पास। भाई ये पॉजिटिव प्लेट के पास अपने से तो आएगा नहीं, लेकिन तो होगा क्या, सोचो। तो गारंटीड कोई ना कोई इसको पकड़ के लाएगा। कौन लाएगा, यही सेल लाता है बच्चों। कौन लाता है, सेल। सेल क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो ये होता है, मतलब मैं लिखूं क्या, वर्क इज डन बाय द सेल टू ब्रिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा एक और बात, जब कोई बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, नया बैटरी, उसे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ। लेकिन जब हम बैटरी लगा दिए और उससे करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में कनेक्टेड है, अब बोलोगे दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ लेट, ये है बच्चों ए टर्मिनल, ये है बी टर्मिनल। हमको पता है कि देखो ये नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल इधर होगा, और इस साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल।
कैसा हो गया, हाई पोटेंशियल, है ना। बना लीजिए सारा डायग्राम, फिर आगे बताता हूं। हो गया, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट में जरा एक चीज देखते हैं, जरा एक एक कर करके एक्सप्लेन करते जाता हूं। ये है ए नेगेटिव टर्मिनल हो गया और इसको मैंने बी नाम दिया था पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो ये लो हाई, तो देखो एट ए पर क्या है, पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसको वी ए बोल देते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि यू ए से भी डिनोट करते हैं। तो रफ वर्क में यहाँ कुछ लिखता हूँ, देखो क्या कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो V बराबर होता है W/Q। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी, पढ़ चुके हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में, है ना, फर्स्ट ही लेक्चर में सब कुछ है। एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैसे, U से, यानी कि देखो U बराबर हो क्या जाएगा, Q इंटू VV कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q इंटू V का पोटेंशियल जो भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल है VA, यहाँ पर पोटेंशियल है VB, तो यहाँ पर जो चार्ज आया हुआ है उसके पास कोई ताकत वाकत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कोई ना कोई ताकत होगा। कितना एनर्जी होगा यहाँ पर भाई, लो ही होगा, कम ही होगा। कितना, तो बोलेंगे कितना होगा, Q इंटू उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है। तो UA बराबर क्या हो जाएगा, जो चार्ज और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये हो गया कुछ ना कुछ ताकत। समझने के लिए लो ताकत होगा यहाँ ज़्यादा ताकत होगा। लेट समझने के लिए बोलते हैं कि 10 जूल इसके पास ताकत यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ही वो बी पर आया तब देख रहे यार यहाँ तो पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक। तो बोलेंगे एट पॉइंट बी में क्या हो रहा है, वी है VB, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जा रहा है, देखो UB इक्वल टू हो जाएगा कितना, QVB। ये एक उदाहरण के लिए लेट मान लो कि ये 50 जूल है ना, जो कि ज़्यादा है, समझ में आ रहा है बच्चों। सोचो यहाँ पर कम ताकत था, यहाँ पर ज़्यादा ताकत हो गया। सवाल है कि हुआ कैसे हुआ, तो हमने देखा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सेल ने काम किया होगा, पकड़ करके लाया होगा। तो जो उन्होंने वर्क डन किया ना यहाँ से यहाँ लाने में, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पूरा फिजिक्स तो ऐसी है, कोई एक्सटर्नल काम किया तो उसमें जाके पोटेंशियल एनर्जी क्षमता के रूप में स्टोर हो जाता है। तो सेल सवाल है काम कैसे किया, ताकत कहाँ से आया, सेल केमिकल एनर्जी से आता है, जो कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी से ताकत आया और वो एनर्जी लगा कर क्या करता है, इस चार्ज को देता है। अब देखना, मान लो कि यहाँ पर जैसे हमने बोले 10 जूल यहाँ है, 50 जूल यहाँ हो गया। इसका मतलब सेल ने जो काम किया होगा ना, वर्क डन बाय सेल, उदाहरण के तौर पर कितना काम किया होगा बच्चों, 40 जूल काम किया होगा। तभी तो 10 अब प्लस 40 रुपये और मिला तो इसके पास यहाँ जाके 50 रुपया हो जाता है। तो यहाँ का मैकेनिज्म क्लियर है, कैसे चार्ज के पास एनर्जी आया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ये जो वर्क डन बाय सेल है, फोर्थ नंबर अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन by the cell on the charge, क्या हम कह सकते हैं कि यही बच्चों मेरे लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, बिल्कुल है ना, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड सब तो कोई काम कर नहीं रहा है, तो एक बाहरी से कोई कौन है, वो बैटरी है ना, सेल काम कर रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और फिजिक्स के अंदर ये ब्रह्मास्त्र चीज जिंदगी में कभी मत भूलिएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, डेल्टा यू, ठीक है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर हो तो माइनस डेल्टा यू। मैंने लिखाया है आप लोग को, कब, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो बच्चों, कब, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस जब प्रेजेंट हो। तो जिन भी बच्चे को यहाँ दिक्कत लगे ना कि आंसर आपने क्या लिख दिया, आप अपने कॉपी के कवर के ऊपर देखो, मैंने लिखवाया आपके नाम के जगह पर, मैंने इसको लिखवाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला लेक्चर में। पहले तो वर्क एनर्जी पावर में लिखा है, फिर ग्रेविटेशन में लिखा है, फिर पोटेंशियल में लिखा है, फिर लिखा रहा हूँ, तो लिखते रहो नाम मत लिखो, लेकिन ये लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो सेल के थ्रू जब इधर से जा रहा है तो इनिशियल कौन सा पॉइंट होगा, देखो इनिशियल कौन होगा, ये है यहाँ पर, और उसके बाद चला गया कहाँ, बी, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया मेरा फाइनल। तो कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यू बी माइनस हो जाएगा यू ए। यू बी क्या है, क्यू वी बी, यू ए क्या है, क्यू वी ए। यहाँ से क्यू कॉमन ले लो तो आ जाएगा वी बी माइनस कितना है, वी ए। ये क्या है देखो जरा, वी बी है हाई पोटेंशियल, ये है लो।
हाई माइनस लो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी कि इसको ना हम लोग सिर्फ भी डिनोट कर दे और जो भी ये होगा कैसा, पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सेल जो हो रहा है बच्चों वो क्या हो रहा है, क्यू भी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो है, ये वर्क डन बाय द सेल हो गया। 40 जूल का उदाहरण लिया है, इसने काम किया है। उसके बाद होगा क्या, अब आगे चलते हैं। देखो यहां पर देखना, अगर ये पॉइंट मेरा है बी, तो जब तक तार सेम है तब तक पॉइंट सेम होगा, यानी पोटेंशियल सेम, ये बी तो भैया ये भी क्या होगा बी, और अगर ये ए तार सेम है तो ये भी मेरा ए, यानी कि एक चीज समझ में आता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी होगा, जो कि कितना उदाहरण है बच्चों, यह है 50 जूल और इधर है 10 जूल, तो यहाँ पर है 10 जूल। ठीक, इसका मतलब सोचो कि जब चार्ज अक्रॉस द रजिस्टर फ्लो किया, ऐसे फ्लो किया, तो हमने देखा चार्ज के पास कम ताकत था, सेल काम कर दिया इस पर, तो इसका ताकत बढ़ गया। ठीक है, और जब ये जाता है यहाँ ताकत बढ़ा हुआ है 50 जूल, जैसे ही रजिस्टर से पार करता है भैया धड़ाक से देख रहे सेम मैग्नीट्यूड का, जितना सेल काम किया था ना 40, उतना ही 40 जूल एनर्जी खत्म हो जाता है इसका, मतलब समझो पोटेंशियल एनर्जी इसका घट जाता है धड़ाक से। तो सवाल है कि अक्रॉस द रजिस्टर चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटा, वो गया कहां, अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज चल रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी है। जब भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक घट रहा हो, दूसरा पता नहीं बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सब जब आता है तो कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी पावर में चले जाते हैं, और आज का लेक्चर का नाम ही एनर्जी और पावर है सब। तो उसमें हम लोग बच्चों क्या पढ़े हैं भैया, ब्रह्मास्त्र थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जरा मैं उसको लिखता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है इसके अंदर। तो 4th नंबर देखे थे ना, 5th नंबर पॉइंट देखो लिखता हूं, 5th नंबर कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अब लगा किसके लिए रहे पता है, अक्रॉस द रजिस्टर। कहां पर अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अक्रॉस द रजिस्टर के पास। ठीक है, तो अक्रॉस द रजिस्टर हम देख रहे हैं, क्या ये रजिस्टर है, क्यू चार्ज यहां से यहां फ्लो किया, ये भाई यू बी है, यू ए है, 10 जूल है, ये 50 जूल है। ठीक है, घाटा यहां से यहां तक जब गया, बी से ए तक। ठीक, अक्रॉस द रजिस्टर बच्चों देखो यहां पर चार्ज जा कैसे रहा है, सोचो कांस्टेंट करंट तो सेल मेंटेन कर ही रहा है, 1 सेकंड में क्यू चार्ज, 1 सेकंड में क्यू चार्ज यहां भी जा रहा है, लेकिन सवाल है कि सेल के पास देखे थे कि एक्सटर्नली जो है ना बैटरी अपना केमिकल एनर्जी से उसको ताकत दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, तो पकड़ के खींच कर लाया था। यहां पर कौन लेके जा रहा है, क्या सेल यहां पर लेके जा रहा है क्या, नहीं, तो सवाल ये जा कैसे रहा है, ये जा कैसे रहा है यहां पर, तो देखो ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड हो गया। भैया पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर है क्या, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है बच्चों, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से ये चार्ज जो है ना यहां पर यानी कि इस तार में घसकता है। यह है हाई पोटेंशियल, यह है इस साइड लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ ना जाने के लिए हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा धक्का देकर फेंक दे रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी यहां पर अक्रॉस द रजिस्टर जो चार्ज चल रहा है ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, ना वहां कोई फ्रिक्शन फोर्स है, ना कोई एक्सटर्नल आदमी है जैसे सेल वगैरह कोई काम कर रहा है, ना कोई सूडो फोर्स, कुछ भी नहीं है। यानी बोलेंगे कि अक्रॉस द रजिस्टर, समझना जरा, ओनली एफ ई इज एक्टिंग, ओनली एफ ई इज एक्टिंग। और भैया एफ ई जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों कैसा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो बच्चों फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं जरा, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्सेस होता है ना, जो भी वर्क डन वगैरह करता है, ये सारे इक्वल टू हो जाता है चेंज इन किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कौन कौन है यहाँ पर, तो बोले कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है, भैया सूडो फोर्स वगैरह अगर ये सब भी कहीं है तो वो भी होता है, सब मिला करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लिख लो आराम से।
कौन है यहाँ पर प्रेजेंट, तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है और कोई भी नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है पता है, फ्रिक्शन को डायरेक्ट देखो, क्या फ्रिक्शन वगैरह है यहाँ, क्या नहीं है, तो ये गया। एक्सटर्नल एजेंट वहाँ कोई पकड़ के लेके जा रहा है चार्ज को, नहीं। सूडो फोर्स वगैरह है क्या, नहीं। कोई इनर्शियल नॉन इनर्शियल ये सब फ्रेम तो कुछ है ही नहीं, सबसे मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, एक ही बचा, उधर जाके डेल्टा के ही। बोलोगे सर कर क्या रहे हो, मैं एनसीईआरटी आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि कैसे अंदरूनी मैकेनिज्म से हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में, ठीक। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव खानदानी चीज है, माइनस डेल्टा यू, और ये डेल्टा के। यानी कि देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कितना आ गया, माइनस डेल्टा यू के बराबर आ गया। और भाई चार्ज रेजिस्टर का हम पढ़ रहे हैं, ये है बी और ये है ए, चार्ज जा रहा है इधर से इधर। तो बच्चों ये मेरे लिए कैसा हो गया, इनिशियल, और ये वाला मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है भैया, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस अगर इसमें लगा तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो इसका घटा ना, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से निकलता है। ये ब्रह्मास्त्र थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम से। इनिशियल कौन है, ये, यानी कि यू बी, और ये क्या है, यू ए। फाइनली यू बी क्यू वी बी, यू ए क्यू वी ए, तो ये हो गया क्यू वी बी माइनस कितना है, वी ए। वी बी कैसा था बच्चों, हाई था, वी ए कैसा था, लो था। हाई माइनस लो जो भी होगा होगा तो पॉजिटिव ही, यानी कि वी बी माइनस वी ए को हम लोग वी बोले थे। तो देखो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया, क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी, और ये है कैसा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव। मतलब कि मेरे पास अभी 2 रुपया हो और बाद में ना मेरे पास हो गया 10 रुपया, तो चेंज कितना हुआ, 10 में से 2 माइनस करो 8 रुपये, यानी कि पॉजिटिव। तो जब भी चेंज पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या है, पैसा बढ़ रहा है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। कब, जब चार्ज रेजिस्टर से पास करता है तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन चार्ज Q passes through resistor। गजब तरीके से समझ में आएगा, बोलोगे वाह क्या बात है ना, कैसे हुआ ये भाई। अब सोचो कि कोई रेजिस्टर है हमारे पास, ये है B और ये है A। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी था 50 जूल, समझने के लिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि यहां काइनेटिक एनर्जी अगर Ka है, यहां से जा करके काइनेटिक एनर्जी Kb हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टेक्स प्लेस, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो बच्चों, वर्क डन बाय द सेल आया क्या था, क्यूबी क्यूबी क्यूबी, जिसको कि मैंने क्या नाम दिया था, 40 जूल। लेट इट भी बोले थे ना, 40 जूल काम किया था। और काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज किया, वो भी क्यूबी के ही बराबर आया है। क्या खूबसूरत चीज आया है। सेम कितना इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी भाई, 40 जूल इंक्रीज करेगा। सेम है, देख लो सेम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो इंक्रीज कर रहा है ना, वो भी कितना है, 40 जूल है। यानी कि जो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 40 हो रहा है ना, वो 40 का 40 चला कहाँ गया, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चला गया है। यानी हम कह सकते हैं कि लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, यहाँ पर हो क्या गया पता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो मास ऑफ द चार्ज तो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो बढ़ेगा क्या, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितना स्पीड यहां पर होगा और जब यहां पर पास करता है इधर, तो वेलोसिटी उसका बढ़ जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि भाई कंडक्टर से जब भी कोई चार्ज पास करता है ना, वो कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पार करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है कि स्पीड बढ़ गया, तो ये तो गलत बात है। स्पीड तो बढ़ना नहीं चाहिए, जब ऐसे पास करेगा उसको तो कांस्टेंट स्पीड से जाना है। तो सोच करके देखो बच्चों, हमको यहां से लेकर के यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यानी स्पीड बढ़ गया है, लेकिन हमको जाना कांस्टेंट ही स्पीड से है। तो भैया वो काइनेटिक एनर्जी दिखेगा क्या चीज में मोशन बढ़ गया,
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एटम्स और आयंस प्रेजेंट रहता है ना रजिस्टर के अंदर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। लेकिन आपको जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही, तो आप वाइब्रेट करते हुए जाओगे, क्योंकि एनर्जी जो बढ़ा है ना, धड़ाम 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 धड़ाम, कोलिजन्स बहुत खतरनाक तरीके से होगा। तो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, इट विल रिजल्ट इन हैवी कोलिजन्स इन ए रेजिस्टर, और कोलिजन होगा बच्चों, टकराएगा एटम्स के साथ, तो वो एनर्जी क्या होता है, शेयर्ड हो जाता है किसके साथ, एटम्स के साथ। तो एटम्स क्या है, वाइब्रेट करना चालू कर देता है। तो इन ए रेजिस्टर जैसे ही एटम्स वाइब्रेट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो पूरा का पूरा देखो क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इन कोलिजन, gain in kinetic energy results in collisions with the atoms, collisions with the atoms and ions। ठीक है, और ये जैसी कोलिजन होगा बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, रिगोरसली, बहुत खतरनाक तरीके से, रिगोरसली, एंड प्रोड्यूस हीट, ठीक है। देयरफॉर देखो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है ना, वो पूरा का पूरा जो है कहां चला जाएगा, हीट प्रोड्यूस में। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगा रजिस्टर में, हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर जो होने वाला है, जो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर होने वाला बच्चों, वो किसके बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जो कि डेल्टा के ई है। और डेल्टा के ई कितना आया है, क्यू भी, जो कि मैंने माना है कितना, एग्जाम्पल 40 जूल। यानी कि कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गया, समझ में आया, थोड़ा समय लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है ना। हर चीज़ को बहुत बड़ा मिशन एकम्प्लिश करने के लिए समय लगता है। अगर बहुत अच्छे से बनाना है बच्चों, देखो एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों ना, समय तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन हम रसिया नहीं है कि 1600 करोड़ रुपया लगाकर जल्दी से लॉन्च किए और जाकर वहां फेल कर गए। हम इंडिया हैं, हम भारत है, थोड़ा सा समय लेंगे, ग्रेविटी का यूज करके जाएंगे, 5 चक्कर हम जो है ना पृथ्वी के क्रॉस ही लगाएंगे भैया, फिर चांद के एक चारों तरफ ही हम 3-4 बार घूमेंगे, लेकिन चला के दिखाएंगे रोवर को वहां पर, ठीक है। तो समय लगेगा, लेकिन झंडा गाड़ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे कि भाई जब पढ़ो तो किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया। तो देखो सेम चीज हो गया, समझ में आ गया, यानी कि हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर कितना होगा, 40 जूल। तो पूरा मैकेनिज्म जो है जहां से हम लोग शुरू किए थे बच्चों, ये देखो 10 जूल इसके पास है, वर्क डन बाय द सेल करता है कितना, क्यू भी, जो कि 40 जूल है। तो जितना वर्क डन, जितना एनर्जी सप्लाई करता है सेल किसको, चार्ज को, 40 जूल, पूरा का पूरा एनर्जी यहां पर डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे, हीट। यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जितना एनर्जी यहां दिया उतना एनर्जी डिसिपेट। लेकिन हो सब कैसे रहा है, कांस्टेंट करंट मेंटेन्ड है, तो हर एक सेकंड में वही चार्ज जा रहा है। तो हर एक सेकंड में जितना एनर्जी लेकर यहां गया, हर एक सेकंड में उतना ही एनर्जी वहां बर्बाद किया, हर एक सेकंड में जितना एनर्जी लेकर गया, हर एक सेकंड में उतना ही एनर्जी वहां बर्बाद किया। यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है किसका, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। चले हाँ, चलो देखो, तो हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड, कैसे लिखेंगे, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना, हर एक सेकंड में जितना एनर्जी सप्लाई करेगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, देखो वही एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर in the form of heat, अब देखो टाइम पास के लिए बच्चों जो है ना एक अलग तरीका का पढ़ाई है, डायरेक्ट जो है ना पता है पावर इक्वल टू वी आई होता है भैया, है ना, VI²R, और फॉर्मूला में तुरंत चले जाते हैं 2 मिनट में, कोई दिक्कत है। तो वो टाइम पास वाला भी पढ़ाई होता है जिसमें 5 मिनट में धड़ाक धड़ाक सब कंप्लीट, समझ में आया कुछ नहीं, NCERT खोलोगे तो दुनिया वीरान लगेगा, हैं ये क्या हो रहा है भाई तो ये तो कोई बताया ही नहीं, तो बस एग्जामिनेशन भी हम जैसे सुहा हो जाता है, कुछ भी नहीं। तो वो टाइम पास वाला पढ़ाई नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल पर यूनिट
टाइम। एनर्जी कितना सप्लाई किया था तो देखे थे कि वर्क डन बाय सेल कितना क्यू भी, और ये एनर्जी डिसिपेट कितना हुआ रजिस्टर में, वो भी क्यू भी, ये भी जैसे कितना आया था 40 जूल, ये भी आया था और ये भी कितना आया था 40 जूल, दोनों सेम आता है। तब पर यूनिट टाइम इधर भी, पर यूनिट टाइम इधर भी। देखो Q/T क्या कहला जाएगा, Q/T क्या कहला जाएगा, करंट, यानी कि करंट इनटू वोल्टेज। ये वाला क्या हो गया, देखो Q/T इधर भी करंट इनटू क्या हो गया, वोल्टेज। यानी कि बच्चों इसको सबसे पॉपुलर क्या है पता है, VI, तो इधर भी हो जाएगा क्या बोलेंगे, VI। और देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता क्या है फिजिक्स के अंदर, तो पावर जनरली होता क्या है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का मतलब क्या होता है फिजिक्स के अंदर, एनर्जी। जो भी काम करता है वो एनर्जी ही है एक्चुअली, है ना, एनर्जी बटे टाइम। तो जहां भी एनर्जी बटे टाइम दिखता है वो एक्चुअली क्या है, पावर। क्या है ये, पावर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो VI आया है, व्हाट इज दिस, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज। जितना सप्लाई किया पावर, सारा का सारा पावर क्या होता है, वो डिसिपेट कर जाता है किसमें, हीट में। अब देखो वही है, प्रज्ञान रोवर के साथ चले, जो सूरज भगवान से वो पावर ले रहा है ना, ले रहा है, वही पावर का यूज करके सारा कुछ वहां पर क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है ना। हम अपना काम करके इंडिया का झंडा गाड़ रहे हैं चांद के सरफेस पर, ठीक है। तो ये देखो जरा, सूरज भगवान से ली और अपना काम चलाई, तो ये इसको क्या बोल देंगे, पावर सप्लाइड। बड़ा मजा आ रहा है यार, पावर सप्लाइड बाय द सेल, पावर सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज। जितना पावर सप्लाई करेगा वही पावर डिसिपेटेड हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। कितना पावर डिसिपेट होगा इन द रजिस्टर, दोनों क्या है, VI। तो VI मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से, एक सेल के लिए है कितना पावर सप्लाई, वही वहां पर डिसिपेट, दोनों क्या है, VI। चलो देखते हैं, दो डेफिनेशन उस हिसाब से हो जाएगा, एक सेल को देखते हुए, एक रजिस्टर को देखते हुए। तो द रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय ए सोर्स ऑफ EMF, यानी कि सेल इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पावर, है ना। और वो आया कितना भैया, तो वर्क डन बटे टाइम, देख रहे हो, रेट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो वर्क डन करता है यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो भी मैंने पीछे लिखा था, तो वो आया कितना सॉल्व होने के बाद, Q/T करने से क्या है, ये LHS वाला सब है, ठीक है। तो ये भी पावर है। दूसरा एक और डेफिनेशन बनेगा कि द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी कि रजिस्टर, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में गया, किसमें, चार्ज में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज लेके गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट में। तो यहां पर जो पावर है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये भी VI है। कोई रजिस्टर है मेरे पास R, उसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, I। हम जानते हैं कि इट फॉलोज ओम्स लॉ, रजिस्टर क्या फॉलो करता है, इट फॉलोज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ होता क्या है, V = IR। क्या होता है ओम्स लॉ, V = IR। तो जहां V है वहां हम IR लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, एक तरफ सीन्स दोनों जगह पर ना हम एक करके चेंज करेंगे, V के जगह पर लिख सकते हैं IR। तो लिख करके देखो कि क्या होगा, पावर हो जाएगा VI, तो IR हो गया V के जगह, I × I बन क्या आ जाएगा बच्चों, I²R। तो ये हो गया पावर का एक और फॉर्मूला कि अक्रॉस द रजिस्टर पावर कितना डिसिपेट होगा, वो होगा I²R, ठीक है। अच्छा, V के जगह भी हमने लिखा, भाई I के जगह भी तो लिख सकते हैं ओम्स लॉ लगा करके, V/R। तो यहाँ हो जाएगा पावर, V तो V है, I के जगह हो जाएगा कितना, V/R। देखो I के जगह V/R, तो ये मेरा बन जाएगा V²/R। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये जो सारा पावर का खेल है ना, सब वहाँ चल रहा है हमारे प्रज्ञान में, I²R V²/R। तो ये जो दोनों ये जो फॉर्मूला है VI, ये दोनों में लगेगा, सेल के लिए, रजिस्टर के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों है बच्चों, ये सब किसके लिए, सिर्फ रजिस्टर के लिए लगेगा, रेजिस्टेंस का। देख लो R इसमें आ भी रहा है। अब ये जो फॉर्मूला आया ना पावर का, कितना फॉर्मूला आया बताओ, 3। एक है क्या, VI, एक है क्या, I²R, और एक है V² बटे कितना है, R। याद रखिएगा ये फॉर्मूला ना हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये वाला फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों,
जैसे मैं कुछ बोलूँ धड़ाक से, क्यों? इसलिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना सारे रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या होता है? सेम। तो हमारा पावर जो कंज्यूम होता है, पावर जो डिसिपेट होता है, ये निकालना बड़ी आसान हो जाता है क्योंकि करंट सबके लिए सेम हो गया। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, तो ये सबके लिए सेम हो गया, तो बस रेजिस्टेंस का वैल्यू रखते जाओ और पावर निकालते चले जाओ। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखो, पावर कंज्यूम्ड बोला जाए, पावर कंज्यूम्ड बाई रेजिस्टेंस जो होता है भाई, इसको कभी कभी बोलते हैं बच्चों पावर डिसिपेटेड। इसी को बोलते हैं क्या? पावर डिसिपेटेड बाई आर। कितना पावर उसमें डिसिपेट हुआ। और इसी को एक और चीज आईआईटी अक्सर इसको बोलता है आउटपुट पावर। क्या इसको बोलता है? आउटपुट पावर इन रेजिस्टेंस आर। तो चाहे आउटपुट पावर बोले, चाहे पावर डिसिपेटेड या पावर कंज्यूम कितना करेगा, सबका मीनिंग क्या होता है? सेम। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट पावर का मतलब बल्ब का रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम, क्योंकि बल्ब ठीक है कितना वाट का है, चलो जब हम उसको सर्किट में लगाएं कितना आउटपुट पावर वो दे रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना डिसिपेट कर रहा है वो। ठीक है, चलो ये देखो बच्चों, जैसे हम लोग पावर पढ़े तो हमें पता चलता है कि भाई देखो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वाट। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बच्चों? वाट। और जो मैंने बताया था ना कि प्रज्ञान रोवर पर हमारा सोलर पैनल जो लगा हुआ है, ये कितना है? 50 वाट ऑफ पावर कर क्या रहा है? जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई 1 वाट का मतलब क्या होता है। देखो एसआई यूनिट पावर का है बच्चों, क्या है? वाट। और पावर होता क्या है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर एसआई यूनिट सबका लिखे तो देखो पावर का हो गया कि 1 वाट है ना, डब्ल्यू मतलब वर्क डन जैसा लगेगा, है ना। तो चलो 1 वाट और वर्क डन है ये, तो भाई ये क्या हो जाएगा? जूल एसआई यूनिट होता है, टाइम का होता है सेकेंड। यानी कि देखो क्या, 1 वाट का मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर 1 वाट का बल्ब अगर हमारे पास है ना, तो समझो कि हर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, मेरा बिजली बिल आएगा भाई, सीधा बात है। 100 वाट का है तो 100 जूल पर सेकेंड। हमारा प्रज्ञान रोवर कितना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है? 50 वाट ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है कि 50 जूल पर सेकेंड जो है ना एनर्जी, वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ से ले रहा है? सूर्य भगवान के लाइट से। ठीक, प्रोड्यूस कर रहा है। वाह क्या बात है यार, समझ में आया बच्चों, है ना। उसका मीनिंग है, और उतना एनर्जी प्रोड्यूस कर करके इसका चक्का जो है ना घसकते जा रहा है। ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बोलते हैं बच्चों हॉर्स पावर। जो बड़ा बड़ा इंजन होता है ना, उन सब का इंजन में, जैसे कि ट्यूबवेल अगर चल रहा है तो उसका इंजन है, मोटर है कोई, है ना, तो सबका हॉर्स पावर बोलते हैं। बड़ा यूनिट होता है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। 2 HP 3 HP ऐसा करके लिखा रहता है। कॉमर्शियल यूनिट हो गया, कोई भी मशीन वगैरह हम लोग जो खरीदते हैं। चलो देखते हैं, एक सवाल है बच्चों कि 2 ओम 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, 12 वोल्ट का बैटरी है, बोलता है फाइंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। ठीक है, एंड टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट निकालो। तो यानी कि जो बोलेगा पावर डिसिपेटेड यानी पावर कंज्यूम्ड, तो 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े, बताए थे ना सीरीज में I2R को यूज करो। क्यों? देखते हैं। सिंस ये 12 वोल्ट का बैटरी, हमें पता है कि यहाँ से करंट निकलेगा, तो ये करंट फ्लो करेगा। जो करंट फ्लो करेगा दोनों में सेम, तो भाई यहाँ पर क्या पावर डिसिपेट करेगा? लेट इट बी P1। यहाँ पर क्या पावर डिसिपेट करेगा? लेट इट बी P2। ये है मेरा रेजिस्टेंस R1 और ये है मेरा क्या? R2। क्या है? R2। तो देखो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल करंट। तो जब टोटल बोले तो टोटल करंट यानी कि टोटल वोल्टेज। तो भैया टोटल वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, बताओ कितना है ना। टोटल वोल्टेज है 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 2 + 4, तो ये हो गया 12/6, तो ये हो गया 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो भाई पहला कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो करंट हमें पता चल गया और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे I2R। लेकिन ऐसे आप 1 1 का हैबिट डालो, 1 1 1, 2 2 2, टोटल। सिंस सेम ही करंट फ्लो कर रहा है तो 2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8। सिमिलरली P2 अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? I2² इंटू R2। I2 मतलब कि सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, तो वही 2 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, तो 2 दूनी 4 चौक कितना हो गया? 16, तो 16 वाट हो गया।
बोलेगा टोटल कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो टोटल कितना है, तो भाई जो दोनों मिल करके कंज्यूम करा जोड़ दो दोनों को, सीधा सीधी। तो इसका कितना है भाई 8 वाट प्लस कितना है 16 वाट, ये हो जाएगा कितना 24 वाट टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द 2 रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका है। चलो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम 2 ओम 4 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज है 12 वोल्ट। खुद से बनाने का कोशिश करो बच्चों, बनेगा आपसे। तो देखो ये 12 वोल्ट इसी दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर कितना हो गया 12 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम, रजिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज पता है, तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा। ये R1 है और ये वाला मेरा क्या है R2। तो हम देखो डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे पावर इतना, क्या V² बटे R, V² बटे R। 1 तो 1 हैबिट डालो कि पहला ही रजिस्टर का के पास कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है इसके पास, देखो 12 वोल्ट, तो 12 का होल स्क्वायर तो 12 इंटू 12। रजिस्टर कितना है 2, तो 2 छक 12, 12 पचे 60, 12 छक कितना हो जाएगा 72 वाट हो गया, ये हो गया P1। ऐसे करके निकाल लो, ठीक। और सेकंड वाला के पास कितना हो जाएगा, तो V² बटे R, लेकिन 2 2 2 2 2 2 2 V² कितना है भाई, तो ये है 12, तो 12 गुना 12, रजिस्टर कितना है 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 वाट। तो दिस इज द पावर कंज्यूम्ड इन इतना। तो टोटल पावर अगर बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे P1 प्लस कितना P2, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा देखो 72 प्लस 36 प्लस कितना है 36, तो ये हो जाएगा 8 7 3 10, यानी 108 वाट। सही है ना, 12 छक 72, 12 36, ठीक है। और ये 6 2 8 7 3 10, तो 108 वाट। तो ऐसे करके ना हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। आगे चल करके देखोगे जो पावर कैलकुलेट कर रहे हो ना रजिस्टर्स में, जो वोल्टेज इसके पास है वो सब वर्किंग वोल्टेज कहलाता है। जो इसके पास तुमने पावर निकाला वो कहलाता है वर्किंग पावर। जो सर्किट में करंट फ्लो किया था ना, हमने सर्किट जब कैलकुलेट करते हैं कितना करंट फ्लो करता है वो कहलाता है वर्किंग करंट। तो जो कैलकुलेट करते हैं सब वर्किंग है। हैबिट डाल लो, अगला लेक्चर में देखेंगे बल्ब रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलो एक सवाल देखते हैं बच्चों, देखो आईआईटी में पूछा गया, पहले इसको लिख लो बढ़िया से। देखो क्या है, बोलता है इफ द पावर डिसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 एंड R3, ये कॉन्फ़िगरेशन R1 है, नाम पूरा दिया है, इसका R2 और इसका R3। बोलता है क्या पावर डिसिपेटेड है इसके पास P1, इसके पास सेकंड वाला के P2 और थर्ड वाला के पास P3। बोलता है क्या 4 ऑप्शन देके रखा है, बताओ सबसे है ना कैसे ग्रेटर, सबसे ज़्यादा कौन पावर कंज्यूम करेगा, पहला दूसरा कि तीसरा सर्किट। ठीक है, बना लो अच्छा से। जब मैं हट जाऊँ ना स्क्रीन से तो वीडियो को रोक करके बढ़िया से उसको लिख लिया करो, ठीक। तो एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला देखो बच्चों क्या है, ठीक, यहाँ पर कुछ है ना लिखा हुआ है, मैं इसको चलो देखो, ठीक। ये सबसे पहला इसको बनाते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे पावर कंज्यूम। तो ये देखो क्या 3 वोल्ट इससे कनेक्टेड है। क्वेश्चन अगर देखो यहाँ पे 3 वोल्ट ही है सब जगह पर। एक अलग नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क है। तो हम कैसे निकाले पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो बोले देखो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे बोलते हैं कि ये है मेरा एंड ए, ठीक है, ये है मेरा क्या एंड बी है। इन दोनों के बीच अगर इक्विवेलेंट सब रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए ना, 1 ओम ऐसे करके कनेक्टेड, अगर इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हम सीधे बोलेंगे कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इतना वोल्टेज है, बस हो गया, पावर कंजम्पशन निकाल लेंगे। V पता है और एक R है, तो V और R वाला V² बटे R से निकाल लेंगे। तो निकालते कि ये क्या है, देखो है ना कैसा लग रहा है देखने से, थोड़ा तो हिंट लगता है देखने से कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का। देखते ये एंड A, ये एंड B, जब तक तार सेम पोटेंशियल क्या है सेम, ठीक। तो ये वाला एंड तो भैया B है, ये वाला एंड तो A है, लेकिन एक रजिस्टर कनेक्टेड हो गया तो ये एक नया एंड हो गया। फिर देखो यहाँ भी रजिस्टर कनेक्टेड है तो ये एक नया हो गया C। देखे अब ये है मेरा A, ये है मेरा B। A से B आने का रास्ता, तो एक बार इधर से आते हैं। देखो A से एक रजिस्टर कनेक्टेड है, C जाते हैं, C से फिर पहुँचते हैं B। तो A से जाते हैं C और C से पहुँचते हैं B। एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, 1 ओम 1 ओम। तो ये दोनों मेरा हो गया ख़त्म, ठीक है। चलो अब इधर से आते हैं, इधर से A से आते हैं D, D से फिर एक कनेक्शन है, फिर आते हैं B, यानी A से नया पॉइंट एगो जाते हैं D, D से फिर आते हैं B। तो एक यहाँ 1 ओम हो गया। अच्छा तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब C और D के बीच भी एक और रजिस्टर है,
सी और डी के बीच एक और रजिस्टर है। और बैटरी किसे किसे कनेक्टेड है, ए और बी से, ए और बी से। तो देखो एक बड़ा बढ़िया चीज बच्चों, ऐसे। तो अगर हम लोग ना अभी फील थोड़ा सा उतना नहीं आ रहा कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े कैसा है कि भाई ऐसे 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 दो एंड के बीच ना बैटरी कनेक्टेड होता है और बाकी जो दोनों के बीच है एक रजिस्टर हो, है ना, इस टाइप का नेटवर्क हो। और मान लो 1 1 1 1 है तो हमको पता है 1:1 1:1 यानी रेशियो ठीक है, तो बीच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन तो आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कैसे है, दो एंड के बीच बैटरी कनेक्टेड हो और बाकी जो दोनों एंड है उसके बीच रजिस्टर। देखते हैं जरा, दो एंड के बीच बैटरी कनेक्टेड हो और बाकी जो दोनों एंड है ना उसके बीच रजिस्टर हो, यानी कि ठीक है, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। हिंदी देखो मैच करो कि मैं क्या कहता हूं। दो एंड के बीच बैटरी और बाकी जो दोनों एंड उसके बीच रजिस्टर, तो ठीक। तो भैया बीच से नो करंट, थोड़ा धीरे, नो करंट फ्लोस, तो इससे करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, ऐसे इधर और ऐसे इधर आ जाएगा। तो ये दोनों हो गया मेरा सीरीज में, कितना हो जाएगा 1 1 2 ओम। तो अब मैं इसको मिटा दूं तो ये गया, देखो जरा, तो कितना हो जाएगा इधर 1 1 2 ओम, इधर भी कितना हो जाएगा मेरा 2 ओम। तो ये है ए और ये है मेरा बी, इधर हो गया कितना 1 1 2 ओम, इस साइड भी मेरा कितना हो जाएगा 2 ओम। ये दोनों कैसा है बच्चों, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा, 2 2 ही है तो हो जाएगा 2/2। क्या होता है 1 1 1, कितना बार है 3 बार तो 1/3 भैया। 2 2 कितना बार है 2 बार तो 2/2। आंसर कितना आ गया 1 ओम। कितना आंसर आ गया 1 ओम। यानी मेरा सर्किट कैसा बनेगा पता है, एक बैटरी हो गया 3 वोल्ट का और एक रजिस्टर हो गया मेरा 1 ओम का इक्विवेलेंट। तो देखो पावर होगा क्या बच्चों, कितना डिसिपेट करेगा इसमें, तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस कनेक्टेड है तो इसके पास वोल्टेज कितना हो गया 3 वोल्ट, रजिस्टर कितना इतना, यानी कि V² कितना हो जाएगा R। ये पहला वाला कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेट होगा V²/R, तो ये हो जाएगा 3² R, यानी कि 9 वाट पावर डिसिपेट होगा। देखो आईटी में पूछा हुआ सवाल है, यानी सिर्फ कॉम्बिनेशन हमको चेक करना। चलो अगला, इस तरह का नेटवर्क है, देखने में लगता है कि अच्छा 1/1 1/1 ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है गलत, रुकना है। ऐसा नहीं कि अच्छा 1/1 बीच से काट दिया हो गया चलो बना दिया, नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, दो एंड के बीच बैटरी कनेक्टेड हो और बाकी जो दो एंड है उसके बीच रजिस्टर हो। देखिए ये दोनों एंड के बीच बैटरी कनेक्टेड है तो बाकी जो दोनों एंड है ना उसके बीच रजिस्टर होना चाहिए था। भैया उन दोनों के बीच में रजिस्टर नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, देखो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड ए से बी के तरफ इधर है कैसे, देखो सीरीज में 1 1 2, इधर भी कितना है 1 1 2 और इधर है 1, यानी कि रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है पता है, इधर है 2 ओम, इधर है 2 ओम और बीच में मेरा कितना है 1 ओम। तो ये देखो कैसा कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों। तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे बोलेंगे 1/2 1/1 1/2। ये देखो आधा प्लस आधा 1 रुपया प्लस 1 रुपया यानी कि 2 रुपया। तो 1/R इक्विवेलेंट 2, तो भैया R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पलट दो 1/2 यानी कि 0. चलो 1/2 हम ही रहने तो काहे डेसिमल में लेके जाएंगे। तो पावर बराबर होगा क्या, तो मेरा सर्किट हो गया ऐसा, यहाँ से एक रजिस्टर कनेक्ट 3 वोल्ट और ये 1/2 ओम है। पावर बराबर देखो बच्चों क्या होगा, यही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा तो V²/R, V कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वो कितना है 1/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 3 3 9 दूनी कितना 18 वाट हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया P1 से, 3 3 9 और सबसे नीचे 2 ऊपर चला गया कितना हो गया 18 वाट। सेकंड वाला 18 वाट जनरेट करेगा, थर्ड देखते हैं जरा, जनरेटर डिसिपेट हो रहा है यहाँ। इसमें ये तो ठीक है, कितना है 1 1 2, इधर कितना है 1 1 2, ये 2 2 क्या है पैरेलल में। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों ना R इक्विवेलेंट अगर निकालने की कोशिश करें कुछ तो कितना आ जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1 ओम। इसका सिर्फ उधर से 2 इधर से 2 दोनों पैरेलल में तो 2/2 1 और एक 1 यहाँ भी है, यानी ये 1 ओम इधर इसका हो गया और नीचे भी एक 1 ओम है।
तो ये ऐसे कनेक्ट कर दे, कितना है 3 वोल्ट। तो ये दोनों फिर से कैसा हो गया, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट, इसको डैश बोल देते हैं ना, फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। यानी कि पावर अगर मैं बोलूँ थर्ड का तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। v स्क्वायर है 3 का होल स्क्वायर बटे आर इक्विवेलेंट, टोटल फाइनली कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 वाट। तो सबसे बड़ा कौन हो गया P2 18 वाट, उसके बाद P1 9 और उसके बाद P3 है ना। तो P2 इज ग्रेटर देन P1 और ग्रेटर देन क्या है P3। P2 ग्रेटर देन, मेरा ऐसा आएगा P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन क्या है P3। ये 18 वाट 9 वाट 4.5 वाट। P2 ग्रेटर देन P1 कौन है भाई, ये तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी। समझ में आ गया। तो ये ना मतलब इलेक्ट्रिकल पावर रिलेटेड जो है बहुत सारा सवाल बनता है। चलो आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये बहुत आसान है, सिंस पावर पढ़ लिए तो एनर्जी तो बहुत आसान होता है। पावर बराबर होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम है तो ये क्या है, वर्क डन जो होता है वो हो क्या जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तो सिंपल सा समझ में आता है। यानी डायरेक्ट अगर एनर्जी बोले यहाँ पर तो हो क्या जाएगा, जो भी आपने पावर पढ़ा है वो हो जाएगा पावर आई इंटू क्या हो जाएगा टाइम, यानी E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। तो भाई यहां पर वर्क डन कर कौन रहा था, कौन वर्क डन करता है बच्चों, तो ये रजिस्टर है। हमने देखा था कि काम कर कौन रहा है भाई, ये सेल। तो वर्क वाज डन बाय द सेल, वर्क वाज डन बाय द सेल। वाज नहीं लिखो इज लिखो है ना, वर्क इज डन हो रहा है भैया, वर्क इज डन बाय द सेल पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट टाइम वही है क्या इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि वो पावर जो है ना, मतलब समझो कि एक पावर सप्लाई हो रहा है सेल से किसको, चार्ज को। सेल से पावर सप्लाई हो रहा है किसको, चार्ज को। और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में गेन करता है इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो समझ में आ गया। देखो जरा, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि द टोटल वर्क डन बाय द सेल। और क्या कह सकते हैं बच्चों, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। दोनों का मीनिंग सेम है। जो वर्क डन करेगा, जैसे 40 जूल वर्क डन किया था, समझो कि 40 जूल ही एनर्जी क्या है सप्लाई किया गया था। किस लिए, इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जैसे 50 वाट का बल्ब है लगा हुआ रजिस्टर, यानी 50 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते रहेगा पर सेकंड। तो सेल को वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा, 50 जूल पर सेकंड, 50 जूल पर सेकंड, तो 50 जूल कंज्यूम करते रहेगा एक सेकंड में, है ना। प्रज्ञान रोवर में 50 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड वहां से ले रहा है, तो वो कंज्यूम कर रहा होगा, ले रहा है उधर से यहाँ कंज्यूम कर रहा होगा, चक्का घसक रहा है मस्त है कि नहीं, ठीक ठाक है। तो जब भी एनर्जी होगा तो पावर इंटू टाइम। तो भैया एनर्जी जो है बच्चों, अच्छा जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होगा इन द रजिस्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय या कंज्यूम्ड इन द रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द रजिस्टर, यही क्या है बच्चों, हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, हीट डिसिपेटेड इन द क्या है रजिस्टर, हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। और ये हो क्या जाएगा, तो भैया ये है एनर्जी, जो कि होगा क्या, पावर इंटू टाइम। पावर का कितना फॉर्मूला है रजिस्टर में, तो रजिस्टर में करंट फ्लो करता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक VI, एक I²R, एक V²/R। क्या होता है V²/R। तो सिंस इसमें 3 है टोटल, तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, कितना हीट डिसिपेट होगा रजिस्टर में, ये 3 फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि हीट डिसिपेट होगा पावर इंटू टाइम, तो भैया पावर है VI, तो ये हो जाएगा T, VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना हीट डिसिपेट होगा रजिस्टर में, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT वेलोर, कॉलेज के नाम से याद रखिए। फिर पावर का एक होता है I²R तो इंटू टी, एक होता है V²/R तो इंटू टी। तो यानी कि हीट के भी मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कि
कि देखो जैसे ना ये भी अब जैसे बोलेगा ये बच्चों इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, जैसे वहां पर देखे थे इसको पैरेलल में। तो यहाँ पर देखें कि कांस्टेंट करंट है, यहाँ पर टाइम कैसे है, सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो समझ भी सकते हो कि एक बल्ब को ना 5 घंटा तक जलाओ तो देखोगे ज़्यादा वो हीट डिसिपेट होगा उसके अंदर, है ना, बहुत गर्म होगा। 6 घंटा तक जलाओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो समझ में भी हमें आता है कि नहीं कि ऐसा है। देखें कि अगर करंट वेरिएबल होगा तब कैसे हीट निकालेंगे, बताता हूँ एक करके। बच्चों देखो रिलेशन बिटवीन क्या है, 1 किलोवाट आवर एंड जूल, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा, सिंस इट इज एनर्जी तो जूल, तो भैया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, वो होता है किलोवाट आवर, नाम तो सुना होगा क्लास 10th में, किलोवाट आवर। तो देखो क्या है, एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी तो वो होता है क्या, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर क्या बच्चों, तो देखो जरा किलो वाट, देखो क्या है वाट, किलो मतलब 1000, यानी कि किलो वाट अगर मैं बोलूं तो वो है क्या, पावर, पावर, पावर। और अगर घंटा आवर वो है क्या, वो है टाइम। यानी कि समझ में आता है कि किलो वाट आवर जो लिखा हुआ है एक्चुअली पावर इंटू टाइम, और जब भी पावर इंटू टाइम गुना करते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी। यानी किलो वाट आवर ना, कभी कभी क्लास में पूछता हूँ किलो वाट आवर क्या चीज का यूनिट होगा, तो बोलते सर पावर का होगा, गलत है। पावर तो सिर्फ इतना ही है, पावर इंटू टाइम है, यानी वो क्या है, एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, क्या है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कॉमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है। तो हमें एक चीज पूछा जाता है कि किलो वाट आवर चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो एसआई यूनिट में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई बात नहीं, रिलेशन प्रूफ करके देखते हैं। 1 किलो वाट आवर लिख लो इसको, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना, जूल। तो सबसे पहले लिखे ये 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आई इंटू क्या कर देते हैं 1 आवर, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक ठाक है। 1 घंटा में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अभी हमने देखा था कि वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, 3600 इंटू सेकेंड। यहाँ देखो सेकेंड सेकेंड चला गया तो बचा क्या, जूल। तो ये 36 इंटू 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 10⁵ क्या हो गया, जूल। साइंटिफिक नोटेशन में अगर करें तो बटे 10 कर दो तो 3.6 हो जाएगा, तो इंटू 10 यहाँ कर दे, है ना, नीचे भी मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे काम का चीज़ हो गया 3.6, और ये कितना आ जाएगा 5 1 6, तो 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो इसका कॉमर्शियल यूनिट होता है वो कैसे रिलेटेड है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल से, ठीक है। चलो अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो किलोवाट आवर को कॉमर्शियल यूनिट बोले ना, कॉमर्शियल यूनिट देखो कैसे, घर का जो बिजली बिल आता है तो हमें पता है कि है ना कि कितना, मान लो 1000 रुपया या 1200 या 1500 जो भी रुपया आया, तो पता है कि कितना यूनिट जो है ना हमने बिजली बिल नहीं, कितना बिजली हमने यूज़ किया, कितना यूनिट यूज़ किया, उसके हिसाब से पैसा आता है। तो ये जो यूनिट जो बोलते हैं ना, तो कॉमर्शियली जो पैसा लग रहा है, मेरा बिजली बिल आ रहा है, ये हुआ कॉमर्शियली जो बात करते हैं। साइंस में जरा फिजिक्स में आ जाए ना, तो दोनों में रिलेशन क्या है, देखो जो यूनिट बोलते हो ना, ये एक यूनिट एक्चुअली ये क्या है पता है, ये किलोवाट आवर है। क्या है ये यूनिट, किलोवाट आवर। और ये होता क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ये। तो चाहे आप एक यूनिट समझो चाहे किलोवाट आवर, यह है क्या, एनर्जी है। जैसे दिल्ली में बच्चों, हाँ दिल्ली में 1 यूनिट का ना, तो किसी एरिया में 8 रुपया लगता है, किसी में 10, कोटा में तो 12-13 रुपया हो गया होगा ना। आप कौन सा शहर में बच्चों, कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपके शहर में, आपके घर में ना 1 यूनिट का कितना रुपया लगता है। अभी मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ कि मेरा जो बिजली बिल आता है ना, ये उसका क्या मतलब है। देखो देखना, 1 किलोवाट आवर जो है, क्या है ये 1 किलोवाट आवर, ये 1 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। ये क्या है भाई, 1 यूनिट। देखो ऐसे करके 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट का कोई बल्ब, या चलो बल्ब छोड़ दो, कोई है ना, 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट क्या होता है, जैसे कोई हीटर हो गया, आयरन हो गया ना, जो जिसे प्रेस करते हैं तो वो 1000 वाट का आता है। अगर 1000 वाट
का कोई अप्लायंस आप जलाओगे, कितना देर तक चलाओगे, 1 घंटा तक चलाओगे ना, तो 1 यूनिट का दाम कितना है, 8 रुपया। तो जो है ना, समझो कि आपका बिजली बिल कितना आएगा, 8 रुपया आएगा। इसका मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ, देखिए जरा, यानी कि 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या, 1000 वाट 1 घंटा तक अगर हम चलाते हैं तो मेरा 8 रुपया का बिजली बिल आएगा। सिर्फ आयरन को जलाओ 1 घंटा, 8 रुपया आ गया। अच्छा देखो 1000 × 1 यानी गुना करने के बाद इतनी आना चाहिए, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे करूँ, 100 वाट ऐसे कर देता हूँ, 100 वाट 10 उधर कर देता हूँ, 10 आवर, तो ठीक है, टोटल तो वही आ रहा है 1000 वाट आवर। देखो 1000 वाट आवर ही है भैया, बिजली बिल कितना आएगा, फिर से 8 रुपया। मतलब समझना, 100 वाट का बल्ब, जो फिलिप्स का बल्ब आता था ना सूर्या कंपनी का 12 रुपया में, तो वो जो बल्ब है 100 वाट का, अगर उसको 10 घंटा तक जलाओगे ना तो आपका बिजली बिल कितना आएगा, 8 रुपया। तो बल्ब 10 घंटा तक जलाएं तो, और आयरन जिसे करते हैं या हीटर अगर जला रहे 1 ही घंटा जलाएंगे तो मेरा 8 रुपया हो जाएगा। भैया इतना कम देर में ही मेरा बिजली बिल आ जाता था ना, इसीलिए वो बल्ब गया। आजकल ज़माना CFL और LED का आ गया। वो क्या है भाई, जितना में ये 100 वाट का लाइट देता है ना, वो 10 वाट का मेरा काम कर देता है आजकल तो अगर इधर 10 करेंगे तो ये 10 इधर भेज दो बच्चे, कितना हो जाएगा, 100 घंटा। यानी कि 10 वाट का ही बल्ब 100 घंटा तक अब जलाओगे ना तो आपका बिजली बिल कितना आएगा, 8 रुपया ही आएगा। यह है झकास वाला चीज़, यह है फिजिक्स, मज़ा जो समझ में आता है। इसीलिए हम लोग 10 वाट 15 वाट CFL और LED की तरफ चले गए। समझ में आ रहा है बच्चों बढ़िया से। तो इसका मीनिंग है, आज के बाद कोई बोलेगा यूनिट मतलब क्या, तो बोलिएगा किलो वाट आवर। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है जो हम कंज्यूम करते हैं। चलो, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन 2 सेकेंड पूछ दिया एक रजिस्टर से। एक रजिस्टर 10 ओम का है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बोलता है 2 सेकंड तक अगर ये करंट फ्लो करेगा इस रजिस्टर में कितना हीट डिसिपेट करेगा। सिंस करंट इज कांस्टेंट, करंट कैसा है भैया, कांस्टेंट है, तो हम हीट का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देंगे। 3 मेरे पास है, मेरे पास I और R है, तो हम ये लगाएंगे, कौन, I2RT, I2RT, सिंपल सा। I क्या है भाई, 4, तो 4 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2, तो हो गया 4 चौक 16 गुना 10 गुना 2, तो 16 दूना 32, तो 320 जूल ऑफ हीट क्या करेगा इस रजिस्टर में प्रोड्यूस होगा। यानी कि कांस्टेंट कहीं करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे निकालोगे, सीधा सीधी फॉर्मूला यूज कर देंगे जो मेरे पास पैरामीटर्स रहेगा। DPP के अंदर और सवाल डालूंगा, बहुत अच्छा भी सवाल रहेगा, है ना, तो उसको भी आप बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर करंट कैसा है 2T वेरिएबल के रूप में है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, बोलता है फाइंड हीट डिसिपेटेड इन 3 सेकेंड। तो भैया यहाँ पर करंट कैसा है पता है, वेरिएबल है, कैसा है, वेरिएबल है, तो कैसे निकाले। तो देखो करंट और रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो हीट का फॉर्मूला तो होता है क्या, देखो I2RT, लेकिन सिंस I इज वेरिएबल तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि तनी वो टाइम dt टाइम के लिए जो है ना करंट गया, तो बताओ कि हीट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो तनी को हीट प्रोड्यूस करेगा, तनी मतलब DH, तो वही तनी 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 कर करके इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 3 सेकंड तक, टोटल हीट प्रोड्यूस। फिजिक्स तो ऐसे ही चलता है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा निकालो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, तो बोले I2R इंटू तनी को टाइम ले लो dt, ठीक है, बस दोनों को क्या कर दो इंटीग्रेट, कितना से कितना तक, 0 से 3 सेकंड तक, 0 से टोटल हीट कितना प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों H 0 से लेकर के H तक, ठीक है। I कितना है भाई, I है 2T का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 1 ओम, I इंटू क्या है dt 0 से लेकर के 3 तक, ये हो जाएगा देखो H माइनस 0, ये 2 दूनी 4 T स्क्वायर dt 0 से लेकर के 3 तक, कितना हो जाएगा, 4 गया बाहर, T स्क्वायर dt T³/3, 0 से लेकर के 3 तक कितना आ जाएगा, तो इधर H हो गया 4/3, ठीक, बाहर, और ये 3 के जगह पर देखो 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 नंबर 27, 9 चौक कितना आ जाएगा 36 जूल हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, काट छाट लो, 3 नंबर 27, 9 चौक कितना आ गया 36। तो ऐसे इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, यानी हर तरह से वेरिएशंस जो है ना समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। हमेशा कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ो, एक मिशन के साथ पढ़ो कि यार जिंदगी में जो हम सोच रहे, जो करना चाह रहे हैं ना, कहीं इस चीज़ को क्या रिलेट कर सकते हैं क्या कोई प्रैक्टिकली। अब फिजिक्स के अंदर कहीं भी कुछ आएगा बच्चों, मैं चंद्रयान के साथ जरूर रिलेट करके बताऊंगा उसके साथ कुछ, ताकि पढ़ने में एक मन लगे थोड़ा सा, है ना। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।